जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द लॉविट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपने बहुत सारी लीग्स का नाम तो सुन रखा होगा, जैसे इंडियन प्रीमियर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग, लेकिन हम आज जो है एक ऐसी लीग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका वजूद जो है अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन उसको जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी हो सकता है। जी तो उस लीग का नाम है लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस जो है एक वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जो जिसका क़याम जो है पेरिस पीस कन्वेंशन जो हुई थी 1919 में, उसके बाद जो है ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज़ के अंदर जो है उसका क़याम वजूद में आया था और उसने अपने फंक्शन जो है 1920 से स्टार्ट किए थे। लीग ऑफ नेशंस का क़याम जो है वर्ल्ड वार वन जैसे ही ख़त्म हुई थी उसके बाद आया था। इसका पर्पज़ ये था इसको बनाने का कि हम जो है जो जंग चल रही है इस दुनिया में वर्ल्ड वार वन, उसको ख़त्म कर सकें और आने वाली जो हमारे पास जो भी जंग की पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको हम कलेक्टिव सिक्योरिटी के ज़रिए रिड्यूस कर सकें, ख़त्म कर सकें। और इसके अलावा इसके पर्पज़ ये था कि हम जो है आपस में जो भी स्टेट्स के डिस्प्यूट वगैरह होते हैं उनको हम डिप्लोमेसी के ज़रिए, नेगोशिएशन के ज़रिए, एमिकेबल जो मोड्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होते हैं उनके ज़रिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें। फर्दर मोर इसके पर्पज़ में ये चीज़ भी थी कि हम जो है एज आ रिज़ल्ट क्या करेंगे, जो म्यूचुअल इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगी स्टेट के दरमियान उनको अचीव करेंगे। तो इन वजूहात की वजह से जो है लीग ऑफ नेशंस का क़याम जो है वो अमल में लाया गया था। लीग ऑफ नेशन का जो चार्टर था जिसको हम कोवेनेंट ऑफ लीग कहते हैं, वो बहुत ही प्रिसाइज किस्म का था। सिर्फ 26 आर्टिकल के ऊपर वो मुश्तमिल था और इसके जो हेडक्वार्टर्स थे वो हमारे पास जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर मौजूद थे। और अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो लीग ऑफ नेशन जो है उसके अंदर 3 प्राइमरी जो है इसके ऑर्गन्स थे या कह लो कि बॉडीज़ थी। सबसे पहला इसका ऑर्गन था हमारे पास असेंबली, सेकंड थी काउंसिल, थर्ड थी सेक्रेटेरिएट। लीग ऑफ नेशन की जो असेंबली थी उसमें जितने भी मेंबर्स थे उन सब की रिप्रेजेंटेशन होती थी, मतलब वो एक किस्म की जनरल असेंबली हुआ करती थी जिसमें जितनी भी स्टेट्स मेंबर्स थी वो अपनी आकर रिप्रेजेंटेशन देती थी किसी भी मामले के ऊपर। आर्टिकल 3 कोवेनेंट के आर्टिकल 3 के मुताबिक जो भी लीग ऑफ नेशन के मेंबर्स थे वो अपने कंट्री से जो है 3 रिप्रेजेंटेटिव जो है उस असेंबली में भेज सकते थे, लेकिन हर मेंबर स्टेट के पास सिर्फ एक जो है वोट का राइट होता था। फॉर एग्जांपल अगर जो है यूके उसका मेंबर थी तो यूके जो है अपने 3 रिप्रेजेंटेटिव्स को तो भेज सकती है, लेकिन यूके के जो वोट होंगे वो सिर्फ एक ही काउंट किया जाएगा। और कोई भी अगर डिसीजन लेना होता था असेंबली के अंदर तो उसको वोटिंग के ज़रिए लिया जाता है, जिसमें हर मेंबर का एक वोट जो है काउंट किया जाता था। इस असेंबली का जो एनुअल मीटिंग होती थी वो भी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही हुआ करती थी। एनुअली एक मरतबा इसको लाजमी मिलना होता था। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑर्गन आता है काउंसिल। काउंसिल जो है वो इसकी एक एग्जेक्टिव बॉडी थी लीग ऑफ नेशन की, जिसमें 4 हमारे पास परमानेंट मेंबर्स थे। उनमें हमारे पास ब्रिटिश, फ्रांस, इटली और जापान जो है इसमें आ जाते हैं। और इसके अलावा जो है हमारे पास 9 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स थे जिनको जनरल असेंबली 3 साल की मुद्दत के लिए मुंतखब करती थी। ये जो काउंसिल थी ये साल में 4 से 5 मरतबा मिलती थी, इसको मतलब लाजमी मिलना होता था, मीटिंग करनी होती थी, लेकिन उसके अलावा स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में भी इसकी मीटिंग जो है वो होती रहती थी। इसका मेन फंक्शन ये था कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जो भी आते हैं उनको रिजॉल्व कराना। फिर तीसरी बॉडी हमारे पास इसकी थी सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी जिसका काम ये था कि डे टू डे जो वर्क होता है लीग ऑफ नेशंस का उसको संभालना, उसकी सुपरविजन वगैरह करना। लीग ऑफ नेशन को हेड करने वाला एक जनरल सेक्रेटरी होता था जो कि अपने नीचे वाला स्टाफ और फर्दर सेक्रेटरीज जो है खुद अपॉइंट करता था। इसका मेन मकसद जैसे कि बताया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वर्क होता था, डे टू डे जो काम होता है लीग का वो करना। और फर्दर मोर इसका ये भी पर्पज़ होता था कि जो एजेंडा होता है मीटिंग का, जो हमारी काउंसिल जो मिलती थी उसका जो एजेंडा होता था या फिर उसके मिनट्स वगैरह प्रिपेयर करना, वो भी काम हमारा सेक्रेटेरिएट का होता था। अच्छा, लीग ऑफ नेशंस में एक हमारे पास प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन भी था जिसको हम परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के नाम से जानते हैं, जिसको अभी तो यूनाइटेड नेशंस के क़याम के बाद से जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सक्सीड कर लिया है। तो जो हमारे पास परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस होती थी उसका काम भी जो है जो स्टेट्स के दरमियान में डिस्प्यूट्स वगैरह उनके सामने आते थे उनको रिजॉल्व करवाना होता था। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था कि इसमें 11 जजेस होते थे और 4 जो है वो डिप्टी जजेस होते थे, जिनकी रिकमेंडेशन जो है मेंबर स्टेट्स देती थी लीग ऑफ नेशंस की सेक्रेटरी जनरल को। उनके बाद जो है उनकी अपॉइंटमेंट होती थी। परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस का क़याम तो जो है मतलब इसकी क्रिएशन तो 1920 के अंदर ही हो गई थी, लेकिन इसने जो अपने फंक्शंस स्टार्ट किए थे वो 1922 से स्टार्ट किए थे और वहाँ से लेकर जो है 1940 तक जो है ये अपने फंक्शंस परफॉर्म करती रही। इस पूरे टेन्यूर के अंदर परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ने 29 केस दूसरे सुने और इसके अलावा जो है 27 एडवाइजरी ओपिनियंस भी दी। अगर हम इसमें मेंबरशिप की बात करें तो इसके मेंबर्स कौन कौन थे,
अच्छा, मज़े की बात यह है कि लीग ऑफ नेशन का जो क़याम था उसमें अहम किरदार यूएस और यूनाइटेड स्टेट्स और यूके का था, लेकिन यूएस इसकी मेंबर नहीं थी। यूएस की स्टेट इसकी मेंबर इस वजह से नहीं थी क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब भी आप किसी ट्रीटी को रेटिफाई करते हैं तो उस ट्रीटी को रेटिफाई मतलब वो सिर्फ साइन करके आता है रिप्रेजेंटेटिव। तो उस रिप्रेजेंटेटिव को साइन करने के बाद आपने उसका जो रेटिफिकेशन है वो एक कॉम्पिटेंट बॉडी से लेनी होती है, जो कि वहाँ पर सेनेट है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ सीन वहाँ पर ये हो गया था कि उन्होंने उनके जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ट्रीटी को साइन तो कर दिया, जो हमारी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी, लेकिन उसके बाद जब उसको सेनेट के सामने लाया गया तो सेनेट के मेंबर्स ने जो है उसको रेटिफाई करने से इनकार कर दिया। इस वजह से जो है यूएस इसका मेंबर नहीं बन पाई। और इसके अलावा हमारे पास जो मेन किरदार यहाँ पर थे जो कि विक्टोरियस पावर्स जिनको हम कहते हैं वर्ल्ड वॉर 1 की, उनमें हमारे पास फिर इटली था, ब्रिटिश एम्पायर था, जापान था, चाइना था। ये वो वाली विक्टोरियस पावर्स थी। एंड एट दी अदर एंड हमारे पास कौन था? जर्मनी था, जो कि यहाँ पर लूजिंग पावर थी। फिर उसके बाद जो है आने वाले वक्त में इस लीग को दूसरी मेंबर्स ने भी एक्सीड किया, इसकी जो कोविनेंट था, और उनमें स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, स्पेन और दूसरे कंट्रीज़ जो है हमारे पास आए थे जिन्होंने आने वाले वक्त में इसकी मेंबरशिप एक्वायर की। अगर हम ये देखें कि अब तो हमने डिस्कस कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है लीग ऑफ नेशन का, और उसमें मेंबर्स कौन कौन से थे और जो नहीं थे मेंबर्स वो किस वजह से नहीं थे और इसका पर्पस क्या था। अब हम ये देखते हैं कि लीग ऑफ नेशंस ख़त्म होने की वजूहात क्या थी। तो उसमें सबसे पहली जो हमारे पास वजह ये थी कि एब्सेंस ऑफ सुपर पावर्स। जो हमारे पास उस वक्त की ग्रेट पावर्स थी जिनमें से एक यूनाइटेड स्टेट भी है, वो जो है इसमें मौजूद नहीं थी। और जो सुपर पावर्स इसमें मौजूद थी वो भी टाइम टू टाइम जो है लेफ़्ट करती गई। जैसे जापान हो गया, जापान ने छोड़ दिया था, जर्मनी ने छोड़ दिया था लीग ऑफ नेशंस को, और उसके बाद जो इटली ने भी अपनी मेंबरशिप यहाँ से विड्रॉ कर ली थी, जिसकी वजह से एब्सेंस ऑफ सुपर पावर्स की वजह से जो है इस के जो साख थी उसको नुकसान पहुँचा और इसका इख्तिताम जो है वो आ गया। फिर उसके बाद जो है जो सुपर पावर्स उस वक्त मेंबर्स थी इसकी लीग ऑफ नेशंस की, उन्होंने क्या किया कि अपनी डोमिनेंसी दिखाने की कोशिश की, जिनमें सबसे पहले जो है इंग्लैंड और जो फ्रांस थे उन लोगों ने डोमिनेट करने की कोशिश की। जब वहाँ पर डोमिनेंसी का एलिमेंट आ गया तो दूसरे जो मेंबर्स थे, जो वीक स्टेट्स थी या दूसरी स्टेट्स थी, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो लीग ऑफ नेशंस के अंदर ख़त्म होने लगा, कम होने लगा, वीक होने लगा। तो ये भी एक एलिमेंट था जिसने लीग ऑफ नेशन को एंड करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। उसके पास जो है जब राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, तीसरा एलिमेंट हमारे पास आता है। राइज ऑफ डिक्टेटरशिप जब इटली, जापान और जर्मनी में हुई तो उसने भी जो है इसकी साख्त को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। जापान ने जो है चाइना के ऊपर जब इन्वेड किया मैनचूरिया के मकाम के ऊपर, तो जब उसको कंडेम किया गया लीग के दूसरे मेंबर्स की तरफ से, तो जापान ने क्या लीग ऑफ नेशंस को ही छोड़ दिया। इसी तरीके से जो इटली था, इटली ने अबैसिनिया को इन्वेड किया, लेकिन जब उसके खिलाफ जो है एक्शन लेने की कोशिश की गई लीग ऑफ नेशंस की तरफ से, इटली ने भी यहाँ से अपना विड्रॉल कर लिया अपनी मेंबरशिप से। उसके बाद जो है इसी तरीके से जब जिस स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट जो है वो कन्फ्लिक्ट में आ रहे थे या जिसके खिलाफ भी लीग ऑफ नेशन जो है वो एक्शन लेना चाह रही थी, सैंक्शन लगानी चाह रही थी, वो क्या करती थी, अपनी लीग ऑफ नेशंस की मेंबरशिप जो थी उसको टाइम टू टाइम विड्रॉ कर रहे थे। और इस तरीके से जो लीग ऑफ नेशंस थी वो वीक होती गई और स्टेट्स का जो कॉन्फिडेंस है इसमें वो कम होता गया। फिर उसके बाद एक और फैक्टर ऐसा था जिसने बड़ा अहम किरदार अदा किया, जिसको हम कहते हैं नैरो नेशनलिज्म। नैरो नेशनलिज्म, अब जब आप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने ग्लोबली सारी स्टेट्स के इंटरेस्ट को देखना होता है, लेकिन यहाँ पर स्टेट्स क्या कर रही थी, सिर्फ अपने जो इंटरेस्ट थी उनको प्रेफर कर रही थी। जैसे कि हमारे पास फ्रांस हो गया, उसने सिर्फ अपनी नेशनल सिक्योरिटी को जो है ज़्यादा कंसर्न किया, प्रेफर किया। हमारा ग्रेट ब्रिटेन था, वो अपना जो एम्पायर इस्टेब्लिश करने की कोशिश में लगा हुआ था और उसने जो इंटरनेशनल ट्रेड को जो है बढ़ाने की कोशिश की विदाउट कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेट्स। और उसके बाद जो है जापान जो था वो खुद एक सुपर पावर बनकर उभरना चाह रहा था, तो इस वजह से जो है वो भी जो है ग्लोबल जो कोऑपरेशन होती है, दूसरी स्टेट्स के जो इंटरेस्ट होते हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने लगा। इटली जो था वो अपने दुख में मुब्तला था, वो अपनी जो नुकसानात वगैरह उसको हुए तो उसका बदला लेना चाह रहा था। तो ये जो हमारे पास नैरो नेशनलिज्म थी एंड एब्सेंस ऑफ ग्लोबल इंटरेस्ट था, वो यहाँ पर एक बड़ा इसने फैक्टर ने किरदार अदा किया लीग ऑफ नेशन के इख्तिताम में। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट फैक्टर आता है वो है लैक ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन। कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन जब काम कर रही होती है उसके मेंबर्स को जो है आपस में म्यूचुअली कोऑपरेट करना होता है एक दूसरे के साथ।
ताकि जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से चला सके। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ देखने में नहीं आई। जो स्टेट एक गलत काम करती थी, जब उसके खिलाफ एक्शन की बारी आती थी वो स्टेट उसको छोड़ जाती थी, या फिर जो है वो अपने इंटरेस्ट को इतने ज़्यादा प्रीफर करते थे कि जो ग्लोबल इंटरेस्ट होते थे, जो म्यूचुअल बेनिफिट्स होते थे, उन लोगों को वो लोग कंसीडर ही नहीं करते थे। तो इन लोगों के दरमियान ये जो म्यूचुअल कोऑपरेशन थी, ये भी एक बड़ा फैक्टर था जिसने लीग ऑफ नेशन को इख्तिताम करने में अपना किरदार अदा किया। तो ये थी कुछ वजूहात जिनकी वजह से लीग ऑफ नेशंस जो है आज हमारे पास मौजूद नहीं है। जिसके बाद हमारे पास अभी एक और बॉडी एग्जिस्ट करी, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम अपकमिंग वीडियोस में जो है डिस्कस करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।